हेलो दोस्तों, मेरा नाम आयुषी है। आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स मतलब किसी भी सिग्नल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने एनर्जी एंड पावर सिग्नल के बारे में पढ़ा था और भी बहुत सारे सिग्नल्स के बारे में पढ़े हैं। अगर आपको उन वीडियोज़ को देखना है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल मतलब कि हमारा जो सिग्नल होते हैं उन सिग्नल को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स कि उनके जो फंक्शंस होते हैं उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल कहलाता है। यहाँ पर हमने कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल को दिखाया है जिसमें हमारा कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल होता है। कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल आर specified for all value of time by a function of time like xt। यह हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की है और इट्स वैल्यू इज स्पेसिफाइड फॉर ऑल टाइम। यहाँ पर xt जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल का फंक्शन है जो कि टाइम की सभी वैल्यूज़ के लिए स्पेसिफाइड होती है। यहाँ पर जो हमारा xt जो है ये फंक्शन है जहाँ पर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दिखाया है। ये एक्सपोनेंशियल जो है फंक्शन जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की जाएगा। ये एज एग्जांपल हमने बताया है। ये नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हमने बताया कि xt फंक्शन है जिसमें 2 जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी से 0 के लिए हमारा मिल रहा है, जो है वो 0 से इन्फिनिटी के लिए मिल रहा है। अब बात करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की। दिस सिग्नल इज सीक्वेंस ऑफ नंबर, दीज नंबर आर एज्यूम्ड टू बी अकरिंग टू रेगुलर इंटरवल ऑफ t सेकेंड। मीन्स डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो होते हैं वो नंबर का सीक्वेंस होते हैं। मान लीजिए उसका कोई हमारा t सेकेंड जो है वो टाइम पीरियड है, तो उस टाइम पीरियड के रेगुलर इंटरवल के बाद ये जो नंबर्स होते हैं इनकी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कराते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बता रखा है कि ये जो हमारा डिस्क्रीट सिग्नल जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, नंबर्स का सीक्वेंस होते हैं। मीन्स ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे मानी कि ये वैल्यू 1 है, सबका सेम एम्पलीट्यूड है, तो ये हमारे नंबर्स का सीक्वेंस मतलब इस वैल्यू पे हमें 1 मिल रहा है, इस पे भी 1 मिल रहा है, इस पे भी 1 मिल रहा है, इस पे भी 1 मिल रहा है, यानी कि कई नंबर्स का सीक्वेंस हो रहा है। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ऐसे ही कई नंबर्स का सीक्वेंस। तो जो होता है कि मान लीजिए ये 0 और 1 के बीच में टाइम पीरियड जो है वो हमारा t सेकेंड है, तो हर टाइम पीरियड के बाद ये देखिए ये हमारा t सेकेंड है, तो ये t सेकेंड है, तो इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, यही प्रॉपर t सेकेंड के बाद हमारी एक और हमारी वैल्यू को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कराया है। फिर इस t सेकेंड के बाद एक और वैल्यू को रिप्रेजेंट किया। उसी तरीके से यहाँ पर टाइम पीरियड जो है वो उसके बाद हमने यहाँ पर -1 पे हमने क्या एक वैल्यू को हमने रिप्रेजेंट कराया। फिर यही हमने t सेकेंड के बाद हमने यहाँ पर एक वैल्यू को रिप्रेजेंट किया। फिर इस जगह पर t सेकेंड के बाद हमने यहाँ पर एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कराया गया। उसी तरीके से ये जो प्रॉपर जो सिग्नल जो हमारा बन रहा है यही हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है। देखिए जो डिस्क्रीट ये जो हमारे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो होते हैं इसको एक्स एन टी और एक्स एन द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक फंक्शन एक्स एन दिखाया गया जिसकी वैल्यू एन स्क्वायर है, कब, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक की। तो इस तरीके से जो सिग्नल को रिप्रेजेंट कराते हैं वो हमारे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होते हैं। अब एलिमेंट्री सिग्नल की बात करते हैं। कुछ स्टैंडर्ड कॉन्टिन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होते हैं जो कि एलिमेंट्री सिग्नल ही होते हैं, जैसे कि हमारा डीसी सिग्नल, रेक्टेंगुलर पल्स, यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट इम्पल्स फंक्शन, यूनिट रैंप सिग्नल, साइनोसॉइडल सिग्नल, सिग्नम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल सिग्नल और सिंक फंक्शन। ये जितने होते हैं ये हमारे एलिमेंट्री सिग्नल ही होते हैं, जिसमें यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट इम्पल्स फंक्शन, यूनिट रैंप सिग्नल, ये जो हमारे 3 होते हैं जिनको हम सिंगुलैरिटी फंक्शन कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीसी सिग्नल क्या होते हैं। डीसी सिग्नल, द एम्पलीट्यूड ए ऑफ अ डीसी सिग्नल रिमेन्स कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। मीन्स जो डीसी सिग्नल होते हैं उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है टी टाइम के। जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि ये हमारा एक डीसी सिग्नल है जो हमेशा कांस्टेंट है, जिसका एम्पलीट्यूड ए है, ये पर्टिकुलर ऑल टाइम के लिए
इसका एम्पलीट्यूड ए ही है। तो ये इस टाइप के जो सिग्नल होते हैं वो हमारे डीसी सिग्नल होते हैं। यहाँ पर हमने कॉन्टिन्यूस डीसी दिखा रखा है जिसकी वैल्यू एक्स टी, ये हमारा फंक्शन हमने एक्स टी दिखाया है जहाँ पर वैल्यू जो है वो ए है। कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, यानी कि ये हमारी वैल्यू इधर जो जा रही है वो माइनस इन्फिनिटी होगी, इधर प्लस इन्फिनिटी, तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ही हमें ए मिल रहा है। इसीलिए ये जो फंक्शन होते हैं इस टाइप से ये हमारे डीसी सिग्नल कहलाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डिस्क्रीट टाइम DC signal is a sequence of samples of amplitude A and extending from minus infinity to infinity। मीन्स हमको पता है कि जो डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं उनमें जो वैल्यू जो होती है वो हमें पर्टिकुलर कुछ ही इंस्टेंट टाइम पर ही हमें वैल्यू मिलती है। तो ये जो सिग्नल्स की वैल्यू हैं इन्हीं को ही सैम्पल बोलते हैं। तो इन्हीं ये जो सैम्पल्स हैं इनका ये एक एम्पलीट्यूड ए है। तो वही बोल रहा है कि सीक्वेंस ऑफ सैम्पल, यानी कि इन सैम्पल्स का जो सीक्वेंस का जो एम्पलीट्यूड होता है वो हम डिस्क्रीट टाइम डीसी सिग्नल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो वैल्यू जो होती है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रही है, इसीलिए यहाँ पर ये वैल्यू, इधर की वैल्यू जो होगी वो माइनस इन्फिनिटी तक की जाएगी और इधर की वैल्यू जो होगी वो प्लस इन्फिनिटी तक की जाएगी। इसका एम्पलीट्यूड ए है। तो इस तरीके से हमने कई सारे सैम्पल्स को हमने इस तरीके से इन्फिनिटी तक की, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक की दिखा रखा है। ये जो हमारा डिस्क्रीट है इसलिए हमने इसको कैपिटल एक्स एन द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। तो इसका जो फंक्शन बनेगा वो कैपिटल एन इज इक्वल टू ए क्यों? क्योंकि इसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू ए है जो कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की जा रही है। अब बात करते हैं साइनोसॉइडल सिग्नल की। साइनोसॉइडल सिग्नल जो होते हैं वो साइन और कोसाइन जो सिग्नल होते हैं वो साइनोसॉइडल सिग्नल होते हैं। यहाँ पर हमने साइन वेव को और कॉस वेव को हमने दिखाया है। ये जो हमारा एक्स टी जो है ये हमने कॉन्टिन्यूस है इसलिए हमने कॉन्टिन्यूस एक्स टी फंक्शन द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। ये हमारी साइन वेव है, इसको साइन ओमेगा टी से हमने रिप्रेजेंट किया गया। ये हमारी कॉस वेव है इसलिए हमने इसको एक्स टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया गया है। साइन वेव जो होती है वो साइन जीरो पे जीरो मिलती है इसलिए ये हमेशा यहाँ से स्टार्ट होती है, जबकि कॉस वेव में क्या होता है, जीरो पे हमें 90 मिलता है। तो ये इसकी पीक वैल्यू हमको यहाँ पे मिल रही है। तो ये जो सिग्नल है इसका जो टाइम पीरियड है वो हमारा टी है क्योंकि हमने ये 1 साइकिल के लिए लिया हुआ है। उसी तरीके से इसके टाइम पीरियड की अगर हम बात करेंगे 1 साइकिल के लिए, इसका एक साइकिल, ये देखिए यहाँ से ले करके ये यहाँ तक कि ये एक साइकिल हमारा कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद यहाँ से ये फिर अपने आप को रिपीट करेगी, इसलिए इसका जो हमने टाइम पीरियड लिया है वो टी लिया हुआ है, ये इसका। उसी तरह इस सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड पॉजिटिव पीक के लिए ए है और निगेटिव पीक के लिए माइनस ए है। और अगर हम कॉस वाली वेव की अगर हम बात करेंगे तो इसका पॉजिटिव पीक के लिए ए है और निगेटिव पीक के लिए माइनस ए है। ये इस तरीके से हमने साइन और कोसाइन वेव को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है साइनोसॉइडल सिग्नल में। अब हम बात करेंगे ये जो सिग्नल्स हैं इनको हम किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे इनके फंक्शंस को। तो हमने एक बार कॉन्टिन्यूस दिखाया और एक बार डिस्क्रीट दिखाया। जो कॉन्टिन्यूस सिग्नल होते हैं उन्हें एक्स टी से रिप्रेजेंट करेंगे और जो हमारे डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं उसको कैपिटल एक्स एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो हमारा साइन वेव जो है उसके लिए हमने ए साइन ओमेगा टी दिया जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ हमने पुटअप कर दिया। यहाँ पर हमने कॉस के लिए हमने दिया है तो ए कॉस ओमेगा टी जहाँ पे कॉस की वैल्यू, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हमने 2 पाई एफ कर दिया है। उसी तरीके से जो डिस्क्रीट सिग्नल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक्स एन इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा एन हो जाएगा और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू की जगह पे हमने 2 पाई एफ यहाँ पुटअप कर दिया। उसी तरीके से कॉस के लिए ए कॉस ओमेगा एन हो जाएगा और यहाँ पर भी हमने ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ। तो इस तरीके से ये जो हमारे सिग्नल जो है इसका फंक्शन हमारा ये बनेगा और इस सिग्नल का फंक्शन हमारा ये बनेगा कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट के लिए। तो इसका जो सिग्नल जो होगा डिस्क्रीट के लिए वो देखिए ये जो हमारी वेव थी वो कॉन्टिन्यूस के लिए थी और ये जो वेव बन रही है ये अब हमारी डिस्क्रीट के लिए बन रही है। डिस्क्रीट के लिए देखिए, डिस्क्रीट सिग्नल के लिए जो सिग्नल की जो वैल्यू है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए हमने ये देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है। इनकी वैल्यूज़ को ही सैम्पल कहा गया है, इसीलिए ये जो सैम्पल्स हैं वो हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड में हमें मिल रहे हैं क्योंकि ये जो हमारी वेव है वो एक साइन वेव है जिसको एक्स एन इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा एन इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी पॉजिटिव पीक वाली जो वैल्यू है वहाँ पर एम्पलीट्यूड प्लस ए है और निगेटिव पीक पे जो वैल्यू है एम्पलीट्यूड की वो यहाँ पे माइनस ए है। तो इस तरीके से ये वेव हमारी इस तरीके से वर्क करेगी। ये जो है हमारा पॉजिटिव वाला एक्सिस है और ये हमारा निगेटिव वाला एक्सिस है।
अब बात करते हैं सिग्नम फंक्शन की। सिग्नम फंक्शन जो होते हैं उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें इसको हमने फंक्शन xt कहा गया है। सिग्नम फंक्शन जो होते हैं उसके लिए 1 जो वैल्यू मिलती है वो कब मिलती है, जब हमारी t की वैल्यू जो होती है वो 0 के या तो बराबर होती है या तो उससे ज़्यादा होती है, और -1 जो होती है वो हमारी तब मिलती है जब हमारी t की वैल्यू जो होती है वो 0 से या तो कम होनी चाहिए या तो बराबर होनी चाहिए। मीन्स ये हमारा सिग्नम फंक्शन हमारा दिखाया गया कॉन्टिन्यूअस के लिए, जहाँ पर ये देखिए यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पे हमें वैल्यू 1, यानी t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1, और हमारी कब मिल रही है, जब t की वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा है। मीन जो t की वैल्यू, ये हमारी t है, t की वैल्यू 0 से जब ज़्यादा होगी तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये हमें यहाँ पे 1 मिल रहा है। अब इस वाली बात करते हैं -1 के लिए। जब t इज इक्वल टू 0 होगा तो -1, मतलब यहाँ पर अब हमारी t की वैल्यू हमारी 0 है तो हमें -1 मिल रहा है, और जब t की वैल्यू जो होगी वो 0 से कम होगी तो हमें -1 मिलेगा। यानी कि यहाँ पर t की वैल्यू जो है वो अब हमारी 0 से कम हो रही है। क्यों? क्योंकि ये -1 -2 -3 इस तरीके से जा रही है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, -1। तो ये यहाँ पे हमने -1 एम्पलीट्यूड यहाँ दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सिग्नल की। डिस्क्रीट सिग्नल जो होते हैं उसे कैपिटल एक्सन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम सिग्नम फंक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, SGN ब्रैकेट में n। फिर यहाँ अब सिग्नम फंक्शन इसकी वैल्यू हमें 1 तब मिलेगी जब n की वैल्यू जो होगी वो या तो 0 के बराबर होगी या तो 0 से ज़्यादा होगी, और -1 तब मिलेगी जब 0 से कम होगी या तो 0 के बराबर होगी। मीन्स डिस्क्रीट की बात करें इसलिए ऑल टाइम के लिए वैल्यू नहीं मिलेगी, एक इंस्टेंट टाइम के लिए हमारी सिग्नल की वैल्यू मिलेगी। 0 पे हमने बताया 0 पे हमें 1 मिल रही है, 0 पे हमको 1 मिल रही है, और 0 से जब ज़्यादा है तब 1 मिले। मीन्स 0 से जब ज़्यादा है तब हमें 1 मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर 0 पे वैल्यू हमें -1 मिल रही है, मतलब 0 पे हमारी वैल्यू जो है वो -1 मिल रही है, और 0 से जब वैल्यू n की कम है तब हमें माइनस मिल रही है। मीन्स ये जो हमारी n की वैल्यू जो है वो जब 0 से कम है, मतलब -1 -2 -3 -4, तब हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो -1 है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिग्नम फंक्शन के डिस्क्रीट सिग्नल को दिखाया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रेक्टेंगुलर सिग्नल की, जहाँ पर xt फंक्शन है, और जो रेक्टेंगुलर सिग्नल जो होते हैं इसको हम REC यानी रेक्ट द्वारा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा ए रेक्ट ब्रैकेट में स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, जहाँ कैपिटल T जो है वो हमारा टाइम पीरियड है, और t जो है वो हमारा t एक्सिस, जो हमारी एक्सिस है उसको हम t बोल रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर सिग्नल के लिए माइनस का t/2 से प्लस का t/2 तक की वैल्यू a मिलेगी। मीन्स माइनस का t/2 से प्लस का t/2 तक की हमको वैल्यू a मिलेगी, ये हमको a कॉन्स्टेंट a मिल रही है। और अदरवाइज 0, मतलब अदरवाइज और बाकी वैल्यूज़ के लिए हमको क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर सिग्नल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे xt फंक्शन है, इसलिए हमने रेक्टेंगुलर हमने यहाँ पे ये सिग्नल को रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हम ये हमारा कॉन्टिन्यूअस के लिए था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉन्टिन्यूअस सिग्नल हमारा चल रहा है। अब हमने यहाँ पर हमको दिखाया गया कि अगर a यानी कि जो इसका एम्पलीट्यूड है वो अगर 1 हो जाए, तो जब इसका एम्पलीट्यूड 1 कर देंगे तो इस सिग्नल को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड 1 कर दिया गया है, और यहाँ पर जो ए रेक्टेंगुलर t अपॉन कैपिटल T जो था, यहाँ पर हमने a की वैल्यू को भी हमने 1 कर दिया है, तो इस तरीके से ये हमको मिल गया है। तो ये हमारा सिग्नल आ गया। अब हम डिस्क्रीट सिग्नल की बात करेंगे, तो ये हमें कैपिटल एक्सन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए जो फंक्शन को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरीके से ए रेक्टेंगुलर, मतलब ए रेक्ट, फिर ब्रैकेट में n अपॉन कैपिटल N। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर जो सिग्नल जो होता है वो माइनस का n/2 से प्लस का n/2 में जो वैल्यू मिलती है वो a मिलती है। मीन्स माइनस का n/2 से प्लस का n/2 में जो हमारे सबके लिए जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी वो a होगी, और अदरवाइज 0 होगी, और अदरवाइज 0 होगी। और ये डिस्क्रीट सिग्नल है, इसीलिए इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ही हमें सिग्नल की वैल्यू मिल रही है। यहाँ पर हमने ये देखिए ये फंक्शन दिखाया हुआ है रेक्टेंगुलर के लिए, और ये इसका जो टोटल जो टाइम पीरियड जो है वो हमने कैपिटल N यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल सिग्नल की। एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो होते हैं उसे e द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके e की पावर समथिंग होता है। यहाँ पर xt फंक्शन है, e की पावर माइनस का ये अल्फ़ा है, ये t है। तो e की पावर माइनस का अल्फ़ा t जो होता है वो हमारे डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए यूज़ होता है। डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब जब हमारी वैल्यू 1 से घटती है, तो ये जो हमारा पार्ट जो होता है ये हमारा क्या होता है, xt इज इक्वल टू e की पावर माइनस का अल्फ़ा t। मीन्स यहाँ पर ये हमारी वैल्यू क्या हो रही है, डिके हो रही है, तो इसीलिए इसे डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा गया है।
अब यहाँ पर एक्स टी इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा टी प्लस का अल्फा टी है, इसे राइजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा गया। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा ये जो यहाँ पे जो सिग्नल जो होता है वो हमारा 1 की ओर, मतलब ये हमारा 0 से मतलब कम वैल्यू से क्या होता है धीरे धीरे राइज कर रहा है। मीन्स वैल्यू जो हो रही है वो इस सिग्नल की वो बढ़ रही है, कहाँ तक की 1 तक की बढ़ रही है। इसीलिए ये जो हमारा सिग्नल जो होता है एक्सपोनेंशियल, इसे हम राइजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और इसका जो फंक्शन है उसको हम एक्स टी इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा टी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ये जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर कर्विंग पॉइंट होता है, इसको एक्स एक्सिस पर हम इसको देख रहे हैं तो ये माइनस का 1 अपॉन अल्फा इसकी वैल्यू होती है, और अगर हम वाई एक्सिस पर देखें तो इसकी वैल्यू 0.3678 होती है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इसका जो कर्व होता है, सबसे ज़्यादा जहाँ पर ये बेंड हुआ होता है वहाँ पर एक्स एक्सिस पर इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन अल्फा, और इस वाई एक्सिस पर इसकी वैल्यू होती है 0.3678 होती है। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हाँ, और ये हमारा एक्स टी इज इक्वल टू सी इंटू ई की पावर अल्फा टी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे सी और अल्फा जो है ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिंक फंक्शन की। सिंक फंक्शन को हम SINC फिर ब्रैकेट में x इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फंक्शन होता है सिंक फंक्शन इज इक्वल टू साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स। तो ये हमारा जो होता है किसके लिए होता है, जब x की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 होती है। और सिंक फंक्शन की वैल्यू 1 तब होती है जब x इज इक्वल टू 0 होता है, और x की 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 इस तरीके से जो वैल्यू होती है उसके लिए वैल्यू जो होती है सिंक फंक्शन की वो 0 होती है। अब यहाँ पर ये देखिए ये हमारा सिंक फंक्शन दिखाया गया है जहाँ पर कहा गया है कि x इज इक्वल टू 0 पर 1 मिल रहा है। मीन्स यहाँ x इज इक्वल टू 0 पर जो सिंक फंक्शन की जो वैल्यू मिल रही है वो 1 मिल रही है, और x इज इक्वल टू 1 2 3 एंड शो ऑन इस तरीके से वैल्यू 0 मिल रही है। मीन्स ये वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। उसी तरीके से -1 -2 -3 के लिए भी वैल्यू 0 मिल रही है। तो -1 -2 -3 के लिए भी ये वैल्यू जो मिल रही है वो हमारी क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। इस पॉइंट पे ये देखिए जो वैल्यूज़ मिल रही हैं वो हमारी 0 मिल रही है। और हमारा बताया गया कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब हमारी x की वैल्यू 0 ना हो तो हमारा ये जो हमारा साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स जो हमारा ये दिया हुआ है तो ये हमारा फॉलो करता है। यानी कि अदरवाइज ये जो हमारा पोर्शन जो है ये, क्योंकि ये हमारे एक साइन वेव ही तो हमारी साइन कोसाइन वेव ही तो है ये हमारी, तो इसको हम इस तरीके से हम इस फंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा सिंक फंक्शन होता है। अब ये देखिए यहाँ पर बताया है कि x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैग्नीट्यूड घटता जाएगा। पहले जो इसका मैग्नीट्यूड था वो इतना था, फिर आगे बढ़ा, फिर अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, इतना हो गया, फिर आगे इसका मैग्नीट्यूड इतना हो गया। मीन्स जैसे जैसे ये x की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इस सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मीन्स एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटता जा रहा है। मीन्स इसी तरीके से जब हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, x की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमारा सिंक फंक्शन जो होगा वो 0 हो जाएगा। मीन्स जैसे ही ये x की वैल्यू हमारी बढ़ती जाएगी तो ये सिंक फंक्शन का मैग्नीट्यूड जो है वो धीरे धीरे कम होते होते 0 हो जाएगा। ये सिंक फंक्शन जो हो जाएगा वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा ये जो था ये हमारा सिंक फंक्शन कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये जो हमने यहाँ दिखाया था सिंगुलैरिटी फंक्शन, अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये हम सिंगुलैरिटी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो हम आपको ये नोट्स अवेलेबल करा देंगे। Okay, thank you.